हाँ बेटा, कल क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे और कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे, लेट मी चेक। सोलह हो गया था कल, 16 बचे नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था कि नहीं हुआ था ये बताओ। होमवर्क भी दिए थे एक दो सवाल, यही वाला होमवर्क दिया था, ये हो गया था, यही करा दिया था। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार ऐसा करते टिक ही कर लेते कौन कौन से हो गए कौन कौन से नहीं हो गए, जिससे आराम रहेगा थोड़ा सा करने में। पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा नहीं हुआ। होमवर्क लिखो, मैं है क्या जो हम कराएं फालतू में। तीसरा होमवर्क लिखो। चौथा हुआ है नहीं हुआ है। चौथा भी होमवर्क पे लिखो। यहाँ 88% है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा बहुत अगर सही से ना दिख रहा हो तो यहाँ 88% है। एक बार होमवर्क पे ट्राई करोगे, नहीं लगते तो मैं लगवाऊंगा तीसरा और चौथा। हाँ बेटा, तो 2% टेक ओवर कर लेगा ना ये बचा हुआ बैलेंस। ठीक है, जो कंसाइनी टेक ओवर भी करता है वो भी कंसाइनी के नाम पे बाई साइड लिखते हैं। मतलब फॉर्मेट में लिखा था ना बाई कंसाइनी सेल, सेल भी वहीं आता है, टेक ओवर भी वहीं आता है। ठीक है, तीसरा और चौथा होमवर्क, पांचवा भी आज ही कराया जाएगा। छठवा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, 6 वाला। चलो अभी कर लेते हैं 6, अभी आज ही करेंगे इसको। सातवां हो गया है, बहुत बढ़िया। 8 हो गया है। 9 होमवर्क दिया था, हो गया नहीं हो गया, हो गया। 10 हो गया ऑलरेडी। 11 भी लग चुका है, कल ही लगवाया गया था, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। 12 वाला अभी नहीं हुआ है, 5 के जैसा है, 5 कराएंगे 12 हो जाएगा, 12 कराएंगे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13 वाला हो चुका है, 14 वाला भी शायद हो चुका है, 14 हो चुका है ना, बहुत बढ़िया। 15 भी हो चुका है, 16 भी हो चुका है, और आई थिंक इसके बाद के कोई नहीं हुए। 18 हो चुका है, लो भाई एक और हो चुका है 18। 22 होमवर्क में दिया था, लग गया, लगा नहीं लगा, ठीक है। और बस अभी तक यहीं तक हुआ है मैटर ना। चलो आगे चलते हैं, आगे सवाल कराए जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, 21, सवाल संख्या 21। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर फटाफट करा दिया जाता है। पहले तो आपको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, जिससे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके। अब सवाल में देखो तो कॉस्ट प्राइस वाला सवाल है, इनवाइस प्राइस वाला तो है नहीं। तो सबसे पहले 1 लाख का क्या किया गया है, माल भेजा गया, तो लिखो भैया, शुरू करो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। अब चैप्टर समझ गए हो तो साथ साथ लिख सकते हो, जहां कुछ एक्स्ट्रा रुकने वाली बात आएगी वहां हम बताएंगे।
तो यहाँ हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो कि हो गया 1 लाख रुपए का। इसके बाद बोला है कि इन्होंने 12,000 के खर्चे किए हैं, तो टू बैंक 12,000 रुपए, टू बैंक हो गया 12,000 रुपए। फिर बियानी को कमीशन मिलना है 5% नॉर्मल और 3% डेलीकेटेड, मतलब टोटल 8% का कमीशन मिलना है। बियानी ने बोला है कि सारा माल बिक गया, बहुत अच्छी बात है कि यानी कि कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं निकलेगा, अच्छी बात हो गई है तो भाई। तो सेल्स हुई है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद जो इनके खर्चे पर्चे चर्चे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो बियानीज अकाउंट, बियानी का अगर देखें तो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000 के। सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेकरिंग खर्चे होते हैं, तो इनके रेकरिंग एक्सपेंसेस हो गए कितने के, 2,000 रुपए के। प्लस इनका कमीशन ले लो 8%, सीधा सेल का 8% निकाल लो, कितना, 12,000 रुपए। इसके बाद एक और चीज है, कह रहा 5 जनवरी को अग्रवाल ने रिसीव किया है चेक, बाकी पैसे बचे का, इनकट बैंक चार्जेस 260 रुपए फॉर कलेक्टिंग द चेक, ठीक है। तो 260 रुपए के और खर्चे हुए हैं, ठीक है। अब इस सवाल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया है कि आपको ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर को कर रहे हैं, यानी अकाउंट इन हो रहे हैं 31 दिसंबर को, लिखा भी है। ये तो चेक कलेक्ट होगी 5 जनवरी को अगले साल, तो रियल में अभी ये 260 रुपए खर्चा हुए नहीं है, होंगे। जो खर्चे होते आगे होने वाले होते उनको बोलते प्रोविजन, कि आप खर्चे पता है कि हाँ 260 खर्चा होगा लेकिन अभी तो हुआ नहीं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे अभी नहीं हुए वो ये काट नहीं सकते, उसका एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इस सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तो 260 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे अलग से, तो वो यहाँ लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये इस सवाल में एक्स्ट्रा चीज आ रही है हल्की सी। कौन सा 3,000 कौन सा है, अच्छा 3,000 का एक और खर्चा है, गुड्स कंसाइन करने में इनकर किया है, उसको डिलीवरी लेने में, तो एक नॉन रिकरिंग खर्चा भी है 3,000 रुपए का, तो वही पकड़ेंगे। तो 12,000 और 5 ये 1,000, 17,000 हो गया, ठीक है। कोई एबनॉर्मल लॉस या लॉस वगैरह है नहीं सवाल में, और ना ही आपका क्या है बेटा, कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बच रहा है। तो इतना जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपना रियल वाला प्रॉफिट आ जाएगा। प्लस माइनस करिए, प्रॉफिट बताइए कितना निकल के आया है। कमीशन 1.5 लाख का 8%, 12,000 आया है तुम्हारा टोटल। चलिए प्लस माइनस करिए, प्रॉफिट बताइए कितना आया, 20,740 रुपए। एक तो ये अकाउंट बन गया है। दूसरा बोला है कि आपको क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। आखिरी में कह रहा है कि अमाउंट जो क्रिएट हुआ है बैंक में कब हुआ है, 9 जनवरी को, तो एक बना रहे हैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। 260 का आपने प्रोविजन बनाया था, जिसको लिखा था कहाँ आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट में, और ये प्रोविजन आपने बनाया है टेक्निकली, यहाँ पे समझाने के लिए डेट भी डाल दे रहे हैं, ये प्रोविजन 31/12/21 को बनाया है। जबकि इसका जो कलेक्शन चार्जेस कटेगा वो कब कटेगा, जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगी। तो चेक का पैसा क्लियर कब हुआ है, 9 जनवरी 22 को, तो 260 रुपए बैंक में कट जाएंगे। तो पैसा जो कलेक्ट होगा वो 260 रुपए से कम कलेक्ट होगा। तब जो चेक भेजेंगे
उसके कलेक्शन चार्ज 200 रुपये 60 रुपये काट लेगा, तो उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ये चले जाएंगे कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो यहां लिख सकते हो टू बैंक ब्रैकेट में कलेक्शन चार्जेस। तो भाई जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो वहां 260 रुपये कम कलेक्ट होंगे। ठीक है। अब बनाना है हम लोग को क्या बेटा, बैंक अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला तो नहीं कंसाइनिंग अकाउंट बनाओ, लेकिन जब तक कंसाइनिंग अकाउंट बनाओगे नहीं तब तक बैंक वाला समझ में नहीं आएगा कहाँ से कितना कितना आ रहा है। तो एक जब बनाना ही पड़ेगा आपको कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी में इन्होंने सेल किया था 1.5 लाख रुपए की, तो टू कंसाइनमेंट आ गया 1.5 लाख रुपए। और इनके जो खर्चे वर्चे हुए थे कितने हुए थे, 17,000 रुपए के। और इसकी चेक बना के ये भेजेंगे, इसकी चेक बना के क्या करेंगे, भेजेंगे। फाइनल सेटलमेंट, तो 1,33,000 रुपए की चेक बना के ये भेजेंगे। अब इस सवाल में बोला गया है कि आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक में कोई पहले से पैसा होता तो सवाल तुमको बता देता। आपके पास चेक आएगी 1,33,000 रुपए की, कंसाइनिस चेक मिलेगी कितने की, 1,33,000 की। लेकिन 260 रुपए के क्या हो जाएंगे, बैंक आपके क्या काट लेगा, कलेक्शन चार्जेस काट लेगा। बाकी पैसा निकाला तो है नहीं। तो आपके बैंक बैलेंस में जो इस समय पड़ा पैसा होगा वो 1,32,740 रुपए होगा। चेकाई एक कंसाइनी से 1,33 की, लेकिन कैसे कलेक्ट होगी, 260 रुपए कलेक्शन चार्जेस बैंक काट लेगा। रिमेनिंग अमाउंट आपके खाते में अभी भी शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से बेटा ये सारे अकाउंट बनेंगे। चला बना लिया सबने कंसाइनमेंट वाला, ये बनाओ। जहां कोई बात इसमें ना समझ में आई हो दोबारा पूछ लेना। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का है, इसमें कलेक्शन चार्जेस आगे फ्यूचर में कट कर लिए जाएंगे। जब भी चेक उससे रिसीव होगी उसका बैंक कलेक्ट करेगा तो कलेक्शन चार्जेस काट लेगा। अब ये कलेक्शन चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो पहले पढ़ते थे, आज की तारीख में इस कलेक्शन चार्जेस बैंक नहीं लेता है कोई। तो रियल कनेक्ट नहीं बनता इन सब सवालों से कि साला आज क्या है कलेक्शन चार्जेस लिए ले रहा बैंक, जबकि आज की तारीख में कोई कलेक्शन चार्जेस बैंक लेता ही नहीं। 1,33,000 रुपए ये डिफरेंस, 1,50 तेरा खर्चा हो 17 खर्चा हो चुका था, 1,33 की चेक बना के भेजेगा। लेकिन 1,33 की जब चेक में लगाओगे खाते में तो 260 रुपए कलेक्शन चार्जेस कट जाएंगे और आपके खाते में कितना पैसा बचेगा, 1,32,740 रुपए। तो पीएल में करोगे ना, पीएल बना ही कहाँ रहे हैं। ये टेक्निकली जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है ये सब 9 तारीख का है। ये बैलेंस तो एक, चलो अगले साल का समझ लो बैंक अकाउंट बन रहा है ये 1/1/22 को कोई बैलेंस नहीं था। ठीक है, 9 तारीख को पैसा कलेक्ट हुआ है, 9 ही तारीख को बैंक कलेक्शन चार्जेस काट लेगा। कलेक्शन चार्जेस को यहीं से माइनस करके भी लिख सकते हैं कि एक बार तो नहीं ना होगा कि 1,33 तुम्हारे खाते में आएगा फिर 260 काटेगा, काटने के बाद ही सीधा डेबिट कर देता है। तो एक साथ यहाँ भी लिख सकते हैं या अलग अलग लिख देते आपको समझ में आ जाए। तो कलेक्ट करेगा, इतने काट लेगा, और 9 तारीख की रात में देखोगे तो आपका बैलेंस 1,32,740 होगा। 31 दिसंबर को देखोगे तो कोई पैसा नहीं आपके बैंक के खाते में। ये बैंक अकाउंट जो बना रहे हैं वो टेक्निकली हम 9 तारीख का बना के दिखा रहे हैं। ये भी बोला ही है कि बैंक अकाउंट बनाओगे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। जब तक चेक कलेक्ट ना हो जाए तब तक के अकाउंट आपको बनाने, इसलिए वहां तक का बना के हम दे रहे हैं। हाँ बेटा नोट कर डालिए, फिर आगे चलते हैं और पढ़ाई करते हैं इसमें। तबियत कैसी बेटा तुम्हारी, ठीक है।
हाँ बेटा, नोट हो गया, हटा दिया जाए। कितना हो गया बेटा? चलो बहुत बड़े हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 भी निपट गया है हमारा। 23 देखो, 23, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें बोल तो दिया कि बोथ द पार्टी के यहाँ अकाउंट बनाने हैं, हम कंसाइनमेंट वाला बनवा देंगे, बाकी तो जानते हो अपना कर लेना। कंसाइनमेंट वाला मेन होता है, वो हम बनवा देते हैं यहाँ पे। चलो एक बार सवाल पढ़ लो। अब देखो, जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट होता है, जो कभी हम बनाते हैं, क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो। पहली बात तो कंसाइनमेंट से एबनॉर्मल लॉस की क्रॉस पोस्टिंग करके लाते हो। क्रॉस पोस्टिंग। और अगर इनवाइस प्राइस पे चल रहा होगा सवाल, तो डेबिट साइड भी एबनॉर्मल लॉस लिखा होगा आपने, लोडिंग वाला पैसा, उसकी भी क्रॉस पोस्टिंग करके लाओगे। यानी पहले तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या करके लाते हैं, क्रॉस पोस्टिंग्स करके लाते हैं। अगर सीपी पे चल रहा होगा तो यही आएगा, इनवाइस प्राइस पे चल रहा होगा तो ये भी आएगा। जो भी कंसाइनमेंट में दिख रहा है नॉर्मल लॉस के अंदर, वो आप क्रॉस पोस्टिंग करके ले आओ। फिर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एबनॉर्मल लॉस तो होगा, लेकिन कुछ सामान तब भी सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस होगा लेकिन तब भी क्या हो जाएगा, कुछ गुड्स क्या हो जाएंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे। वो गुड्स अगर सोल्ड होंगे एबनॉर्मल लॉस वाले, तो यहाँ लिखे जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में नहीं आया, मतलब उसमें नहीं आएगा ऊपर वाले में। तो वहां जो सेल लिखते हो कंसाइनी के नाम पे, वो कौन सी सेल लिखते हो, नॉर्मल गुड्स की। अगर कोई एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड होंगे, इसे बोला ना कि एक डैमेज कैलकुलेटर भी सोल्ड हो जाएगा, तो इसकी सेल वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी सेल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इसमें कुछ सेल होती है, सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, तो वो यहाँ लिखा जाता है। अगर इंश्योरेंस गुड्स होंगे तो क्या मिल जाता है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, वो यहाँ लिखते हैं। तो इसके बाद जो पैसा बचता है उसको कहाँ ठोक देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट बना लो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का, ये रियल फॉर्मेट है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे और भी आ जाएगी। अब कभी भी एबनॉर्मल गुड्स बिकेंगे तो बिक तो रहे ही हैं, तो कंसाइनी क्या कहेगा, कमीशन इस पे भी दो। बेच तो रहे ना, चाहे नॉर्मल वाला बेचे चाहे एबनॉर्मल। आपने तो नहीं कहा था कि नॉर्मल वाले गुड्स पे कमीशन देंगे, तो कमीशन तो इस पे भी देना पड़ेगा। इस पे नॉर्मली हम नॉर्मल कमीशन देते हैं, ओवर राइडिंग वाला नहीं देते हैं। डेलकेटर मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। तो जो भी इस सेल पे कमीशन बनेगा उसको फिर से यहाँ डाल देंगे, कहाँ, कम किस अकाउंट में डालते हैं, कंसाइनी अकाउंट में। तो इसमें कमीशन लिखते हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल। तो इससे दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो एबनॉर्मल वाला गुड सोल्ड होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, एबनॉर्मल वाले का जो कमीशन देंगे वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाने से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फॉर्मेट बना लीजिए, तब फिर इस सवाल में घुसते हैं। यही इस सवाल में एक्स्ट्रा है। अब जितने भी सवाल बचे हैं, हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग सा पेंच आएगा, थोड़ा बहुत। तो पिछले सवाल में इसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस वाला ट्रीटमेंट आपने एक्स्ट्रा सीखा। इस सवाल में सीख रहे हो कि कोई एब नॉर्मल गुड्स हो जाएंगे तो उसको सोल्ड करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, उसका कमीशन कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्मेट आपको डेवलप करा दिया। ये ग्रैंड फॉर्मेट हो गया जो हर सवाल में काम में आ जाएगा आपका। मैक्स टू मैक्स इतनी चीजें आती हैं अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर।
तो आओ बेटा सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट सबसे पहले टू गुड्स एंड गुड्स एंड में अगर सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं तो 100 कैलकुलेटर भेजे गए थे जिनकी कॉस्ट कितनी है 190 रुपए। 100 इंटू 190 ये हो गया हमारा 19,000 रुपया का। कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए हैं जो कि कितने के हैं 500 रुपए के। फिर इसमें कंसाइनी का नाम ए है तो बाई एज अकाउंट, जहां पे आपको क्या लिखनी है सेल लिखनी है, नॉर्मल वाली। अब नॉर्मल वाले की नहीं लिखनी, नॉर्मल वाली सेल लिखोगे। तो कैलकुलेटर जो बेचे गए हैं वो बेचे गए हैं 68 कैलकुलेटर बिके हैं 280 रुपए में, 68 280 के रेट से, और 11 और बिके हैं 270 के रेट से। तो ये आ रहा है आपका 22,010 रुपया, 22,010 रुपया। फिर कह रहा है कि एक कैलकुलेटर जो हुआ वो क्या हो गया है डैमेज हो गया है। कंसाइनी ने 1520 रुपया खर्चा भी किया है तो टू एज अकाउंट, ठीक है। 1520 रुपए क्या हुए इनके खर्च हुए हैं। अब खर्चे में ये नहीं बता रहा कि खर्चे कैसे हैं ये, तो जब तक कहीं से ये हिंट ना मिले कि वो नॉन रेकरिंग खर्चा है तब तक रेकरिंग ही मानते हैं। ये खर्चा कैसा माना जाएगा रेकरिंग। तो रेकरिंग खर्चा हो गया इनका कितना 1520 रुपया। कमीशन इनको 6% देना है, इसमें डेलीकेटर जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो कमीशन दे दो 6% का, इस 22,010 पे 6% निकाल दो। वन थ्री टू वन, तो ये हो गया 2841 रुपया। फिर एक कैलकुलेटर का एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसके एबनॉर्मल लॉस वाली वैल्यू जैसे निकालते हैं वो यहाँ लिखेंगे। ये नहीं कि एक कैलकुलेटर बिक गया है 50 रुपए में तो वो लिख दो, वो नहीं लिखा जाएगा यहाँ। एबनॉर्मल की जो सेल होती है वो तो इस अकाउंट में आती है। यहाँ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे जैसे निकालते थे अभी तक वैसे निकाल के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे निकाल के लिखेंगे। और कुछ कैलकुलेटर बचेंगे भी तो है ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक भी आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी निकाल के कैलकुलेट करके हम लोग लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको पीएल में डाल देंगे, हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। और ये सारी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट जो अभी तक बनाते चले आए हो वो बनाएंगे। क्वांटिटी अमाउंट, माल सेंड किया था 100 कैलकुलेटर जिसकी वैल्यू 19,000 थी। ऐड करोगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस जो कि कितने के हैं 500 रुपए के, ये आएगा 100, ये आएगा कितना 19,500। फिर एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, ट्रांजिट में हुआ है कहाँ हुआ है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो इस सवाल में नॉन रिकरिंग खर्चे हैं भी नहीं, इसलिए जानबूझ के सवाल नहीं बता रहा है कि ट्रांजिट पे लॉस हुआ है कि गोडाउन में हुआ है, क्योंकि नॉन रिकरिंग तो जोड़ना ही नहीं है। समझ लो, तो चाहे नॉन रिकरिंग जब नहीं जोड़ने तो वहीं स्टेज ही आएगी आपकी। तो चाहे उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट वाला मान ले चाहे गोडाउन वाला मान ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस सवाल में। कितने का लॉस हुआ है एक कैलकुलेटर का, तो इसकी वैल्यू निकाल लो इसके आधार पे। 19,500 100 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी हुई 195, यहां लिख देंगे 195। ये आ गया 99 और ये कितना आ गया 19,305। तो इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी वैल्यू निकाल लो इसके आधार पे। 19,305 99 गुड्स की वैल्यू है, तो बचा कितना है वो देख लेते हैं। 99 में जो सोल्ड हुए वो माइनस कर दो, 68 बिके हैं और 11 बिके, 68 और 11 और माइनस कर दो,
यानी 79 सोल्ड हो गए हैं, तो बचेंगे 20। 100 में एक डैमेज हो गया, बचे 99, 99 79 बिक गए, तो 20 बची हैं। कितना आया? 3000। तो 3900 एग्जैक्ट बताया जा रहा है, तो यहाँ वैल्यू लिख लेंगे 3900 रुपये। तो डिफरेंस निकालो, प्रॉफिट बताओ कितना निकल के आया है। थ्री सेवन सिक्स फोर। जो नोट करा लो फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बताया जाए। ऊपर अमाउंट दिखा दो, ऊपर कहाँ अमाउंट ही है, यहीं से शुरू हुआ सवाल। अकाउंट नहीं बनाया था क्या फॉर्मेट अभी तक? जो बनाओ। कौन सा बना रहे हो? नीचे वाला बना रहे हो? ये वाला बना रहे हो? अब हो गया सारा? अब ये सब टॉपिक जो पढ़ रहे हो कंसाइनमेंट का फाउंडेशन में दे रखे हैं, लेकिन फाउंडेशन में इतने खतरनाक सवाल नहीं होते थे। फाउंडेशन में वैसे ही बच्चा सोचता था एमसीक्यू आएगा क्या, इतना डिटेल में पढ़ें, हल्का हल्का अपना रेट ली और एग्जाम देने। तो फाउंडेशन में वैसे इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई पढ़ता नहीं है। फाउंडेशन का पेपर भी अब डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है थोड़े दिन बाद से। उसका पेपर भी बढ़िया रहेगा, 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा डिस्क्रिप्टिव मोड में। तो उसमें जो चिंदी चोट बच्चे पास भी हो जाते हैं गलती से, शुरुआत में ही लटक जाएंगे, उनके लिए सही भी रहेगा कि क्यों घुसे ऐसी चीज में जिससे बाहर ना निकल पाए। क्योंकि जो तो फाउंडेशन देखेगा सीएमए का, उसको लगेगा भाई कोर्स में है ही क्या, थोड़ा हल्का हमने एमसी देखा। और फाउंडेशन के जोके में ज्वाइन कर लेता है, फिर आगे जाके लटका पड़ा रहता है। हाँ बेटा हटा दिया जाए, हो गया। इसके बाद क्या बनाएंगे एक हम लोग, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जिसको यहाँ गुड्स डैमेज अकाउंट बोला जा रहा है सवाल में। चाहे उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोले, चाहे क्या बोले हम लोग, गुड्स डैमेज अकाउंट। उसका फॉर्मेट तो हमने सेट ही कर दिया था, इसे बना देंगे आराम से, हमें क्या है।
तो एबनॉर्मल लॉस में पहले क्रॉस पोस्टिंग करके लाएंगे यहां से 95। तो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था एक कैलकुलेटर, वो कितने का बिक गया है, उसकी सेल यहां लिखेंगे। बिका तो 50 में बेटा, और इस 50 का कमीशन निकाल के यहां लिखोगे, जो कितना आएगा, 3 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम तो मिल नहीं रहा है, ना लिखो या तो नील लिख दो, जैसा मन करे। और जो डिफरेंस आएगा उसको पीएल में ठूस देंगे। कितना, 145, 145 बताया जा रहा है, 48 आ रहा होगा। 3 रुपए तेरे जोड़ने भी तो है ये। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, इस सवाल से आप क्या सीखे कि अगर कोई एबनॉर्मल वाला जो लॉस हुआ है वो माल बिक जाता है तो उसकी सेल कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। गलती क्या होती कि आदमी कंसाइनमेंट में ही लिख देता है। दूसरी गलती कि जो एबनॉर्मल लॉस में कुछ बिकेंगे उसका कमीशन भी कहाँ लिखा जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, ना कि कंसाइनमेंट अकाउंट। इन दो बातों को सीखा आपने इस सवाल को लगा। आपका नोट हो जाए तो बताइएगा, फिर अगले सवाल में हम लोग चलेंगे। कल 2-3 बच्चों से बातचीत हो रही तो बता रहे थे कि कुछ बच्चे कहते सर हमने डीटी अच्छे से कर लिया, आईडीटी नहीं किया है। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि आईडीटी हमने कर रखा है, डीटी नहीं किया है। उन बच्चों का रोना गाना एग्जाम में होगा। होता क्यों है ये समझो। अगर मान लीजिए डीटी आपने अच्छे से कर रखी है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि डीटी तुम सही सवाल लगा ही लोगे उस समय। वहां हो सकता कोई ऐसा सवाल आ जाए बीजीपी का जो तुम ना लगा पा रहे हो, फिर ऑप्शन में सवाल छोड़ने पड़ेंगे। और डीटी ऑप्शन छोड़ने का मतलब तुमने डीटी तैयार कर रखी है, तो आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं वहां। चाहे जैसा सवाल आया हो करना है तो करना ही है, बस यही बचता है आपके पास। और अगर कोई सवाल नहीं आ रहा होगा जबरदस्ती करोगे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। तुम्हें लगता है कि हमने कर दिया, नंबर तो 0 ही देगा चाहे तुम 4 पन्ना भर दो। तो चॉइसेस बहुत ज्यादा खत्म हो जाती हैं और फिर वहां वो बच्चा नुकसान में आ जाता है। दोनों पढ़ोगे तो कम से कम ये रहेगा कि जो आपके बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, आईटी में कुछ हल्की हल्की चीज आ गई उसके सवाल लगा लिए बढ़िया, डीटी में जो हल्की हल्की चीज आ गई उसके सवाल लगा लिए जहाँ गलती होने के चांसेस कम है, तो आदमी बच्चा फायदे में हो जाता है। तो खाली डीटी पढ़ के क्या होगा, डीटी सवाल ही नहीं लगा पाएगा, वो नुकसानदायक है। डीटी पढ़ के क्या होगा, डीटी नहीं पढ़ के क्या होगा, वो नुकसानदायक है। तो कोई बच्चा अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो समझ ही सकते हो बच्चा किस क्वालिटी का होगा। उस क्वालिटी से ऐसी तो उम्मीद नहीं कर सकते उस बच्चे के सवाल सही में लगा देगा। तो इसलिए जो एवरेज बच्चे हैं उनको तो दोनों ही पढ़ना चाहिए। और ये मुसीबत और बढ़ जाती है, जानते हो कब इन बच्चों की मुसीबत और बढ़ जाएगी, कब जानते हो, जब वो फाइनल में आएंगे। डीटी अलग हो जाएगा, आईडीटी अलग हो जाएगा। फिर अगर डीटी यहाँ सही से नहीं पढ़ा होगा तो वो लंका लगा देता है, और आईडीटी सही से नहीं पढ़ा होता है वो कहानी में ट्विस्ट ला देगा। फिर उस समय आदमी रोना गाना बताते सर आईडीटी तो मुझ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने इंटर में छोड़ दिया था। समझ लो, फिर वो इंटर वाली पहले पूरी आईडीटी कायदे से पढ़ेगा, फिर फाइनल वाली कायदे से पढ़ेगा, तब जाके फाइनल की परीक्षा में बैठने लायक होगा। तो जो डीटी यहाँ छोड़ देगा और जो चैप्टर छोड़ देगा वो वहां पढ़ेगा। जैसे मान लो किसी ने पीजीपी स्विच कर दिया कि नहीं पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा फाइनल में नहीं कर सकते। समझ लो, फाइनल में तुम्हें बीजेपी करना ही करना है। अब यहाँ आईडीटी में आपने छोड़ दिया, कस्टम छोड़ दिया, किसी ने पॉस्ट टॉस छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फाइनल में तो सब लपेटे में आएगा। तो उन बच्चों की दिक्कतें वहां बढ़ जाती कि चलो भाई इंटर में छोड़ दिया था कि चलो चॉइस मिल रही थी, अब फाइनल में चॉइस नहीं मिल रही, वहां सब करना है। क्योंकि इंटरमीडिएट में चैप्टर लिमिटेड है, तो यहाँ बन जाता है कि एक एक सवाल सैलरी का उसको देना ही, एचपी का देना है, इसका देना, फलाने डेमे का देना है। फाइनल में हो जाते हैं करीबन 32 चैप्टर, छोटे बड़े मिला के 30-32 चैप्टर हो जाते हैं। तो सवाल तो उसको 7-8 ही पूछने हैं। तो ये भी नहीं कह सकते इस चैप्टर का सवाल आएगा ही आएगा। समझ लो,
उस 32 में कोई 8 देता है, तो वहां तो गेम भी नहीं कर सकते कि छोड़ दिया। अब छोड़ दोगे तो वहां अगर आ गया तो छूट गया वो भी। तो इसलिए जो छोड़ने लपेटने वाला काम है वो नहीं किया जाता है, खासकर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए। एग्जाम में अगर तुमने चॉइस के लिए रखा है कि चलो ठीक है ये मेरा करना पहली चॉइस रहेगी, और ये थोड़ा अच्छे से कम आता है तो ये मेरी सेकेंडरी चॉइस रहेगी, अगर वो वाला सवाल नहीं आ पाया या कुछ हो गया तो मैं ये अलग कर दूंगा। तो सेकंड चॉइस में तुम चैप्टर को आपको रखना ही पड़ता है। वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपने डीटी बहुत अच्छे से कर रखी है तो भी आपको आईडीटी पढ़ना चाहिए सेकंड चॉइस के लिए, कि कुछ भी खुदा न खास्ता डीटी में नहीं आया उस पर, तो मैं आईडीटी वाला ये क्वेश्चन लगा के अपना काम चला लूंगा, फेल होने की पोजीशन में तो नहीं आऊंगा। ठीक है। कुछ बच्चों की पढ़ाई या रिवीजन बहुत स्लो चल रहा है, उनके लिए भी दिक्कत है आगे के महीने में, क्योंकि देखा गया है यूजुअली जिसकी मई वाले महीने की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, अगर मई महीने को कायदे से यूटिलाइज कर लेता है बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मई महीना, वो पास हो जाता है। तो जो मई महीने का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, लटक जाता है। तो पिछले 4 महीने जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो मई का महीना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी महीने में अगर लचर बिहेवियर हो गया तो काम लग जाना है। और जिन्होंने शुरुआत के 4 महीने में बहुत कम पढ़ाई करी है उनके लिए तो मई का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस महीने में नहीं पढ़ेंगे तो पक्का ही फेल होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लास्ट मंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है। जैसे मैच में आखिरी के 5 ओवर T20 मैच में, उसे तो हार जीत का निर्णय होगा। 15 ओवर तक बढ़िया खेलते रहे लेकिन आखिरी 5 ओवर में विकेट हो गया तो मैं 3-4 डाउन, सब बैट्समैन आउट हो गए, वहां बॉलर खेल रहे हैं, कौन मैच जिता पाएगा। तो इसलिए आखिरी वाला महीना बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट लेके आता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 सवा 4 महीने में, मई के फर्स्ट वीक तक, 10 मई तक, मतलब एक महीना तो आपके पास सेफर बचे ही बचे, 10 मई से लेके 10 जून तक का, जिसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो आपने पढ़ी या रिवाइज ना करी हो। एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे देखा जाता है कि हाँ एक दो बार रिवाइज कर चुके हैं, एक दो बार और कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों की दिक्कत है कि वो अपना पढ़ाई वाला टेन्योर मई तक काउंट करके बैठते हैं कि हमको मई तक का समय मिला है पढ़ने के लिए, और फिर वो 1 जून से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। शुरुआत के 4 महीने में आपको पढ़ लेना चाहिए और एक महीने में हॉक के रिवीजन कर लेना चाहिए, तब जाके आपका काम बनता है। अगर आप 6 महीने में ही पास होना चाहते हो तो, और आप समय अपना बढ़ा लेते हो, आप मीडियम टाइप के बच्चे हो, तो 6 महीने में परीक्षा ना दो और टाइम लो, दिसंबर परीक्षा दो, वो भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा ऑप्ट कर चुके हैं पिछले बार दिसंबर में, कहने बहुत जल्दी हो रहा तो हम अगले साल जून में देंगे, समझ लो, वो पीछे बैठे हुए हैं गोयल साहब। ठीक है। तो उस समय मतलब ऐसे टाइम पे आए थे कि बस वहां से 4 साढ़े 4 महीने बचे थे, तो कोर्स तो और फुल्ली कंप्लीट हो गया था कॉस्टिंग छोड़ के। वो भी इन लोगों ने कह दिया कि सर एग्जाम ही नहीं देंगे, तो हमने कहा तो तुम्हें करा देंगे अपना, नवंबर में कॉस्टिंग करा देते थे, सब पेपर में देते थे। उन्होंने कहा तो अपना एग्जाम ही नहीं देंगे तो हम अगली बार पढ़ेंगे आराम से, तुमने कहा ठीक पढ़ लेना। तो कुछ बच्चों ने अपना 6-6 महीने खुद ही अपने आप से एक्सटेंड कर रखा है। तो कहीं ना कहीं बेटा एक्सटेंड करते हो तो आपका समय बर्बाद होता है, समझ लो। आपका समय बर्बाद कैसे होता है कि कोई तेज बच्चा है वो 6 महीने में कंप्लीट कर लेगा अपना काम, तो तुमसे आगे बढ़ जाएगा। तुम एवरेज हो तो तुम्हारा काम क्या हो रहा है, 6 महीने लेट हो रहा है। उसमें भी तुम 6 महीने बाद परीक्षा दे दो एक्सटेंड टाइम करके, उसमें भी रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आया तो 6 महीने फिर लगेंगे। एक बच्चा 6 महीने में निकाल दे, तुम निकालोगे 1.5 साल में, तो कितना टाइम गैप आ जाता है। इसलिए पहली बार ही में आपको फुल इफर्ट करके काम करना है कि एक ही बार में अपना अपना ग्रुप किया हो जाए, क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। जहाँ रिवीजन करते समय किसी सवाल में, किसी सब्जेक्ट में, किसी पॉइंट में, किसी एमसीक्यू में जहाँ कोई दिक्कत आ रही, दिक्कतें अपनी लेके आओ। बस 2-4 दिन बाद हम फ्री होने वाले हैं, तो दिक्कतों का ही समाधान करना है, बस समस्याएं लेके आनी है, समाधान लेना है, घर चले जाना है, टेस्ट वेस्ट चलते रहेंगे बस। तो जहाँ किसी की कोई प्रॉब्लम है अपना डिस्कस करेगा, उसका सोल्यूशन उसको दिया जाएगा।
उस सिचुएशन से कैसे वो बाहर निकलेगा उसके बारे में बताया जाएगा। निकलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या हो गया अरसलान? वर्कबुक क्या? वर्कबुक नहीं लग पा रही? क्यों? हाँ, तो जो तगड़े हो उनके बारे में बता देना। समझ लो, एक ही दो आसान है बस। देखो, वर्कबुक उन बच्चों के लिए है, सही बताएं, क्योंकि इस टाइम पे वर्कबुक आई है, तो मेरा तो सलाह है खासकर साधारण बच्चों से कि वो बुक से दूर ही रहे। बहुत ज्यादा क्या होगा, एक आध सवाल वर्कबुक का आएगा, ऑप्शन में छोड़ देना। सिंपल बच्चों से, एवरेज बच्चों से, जो बहुत ज्यादा तेज बच्चे हैं, जिनको रैंक वैंक लानी है, जिनको अगर लगता है कि अभी बुक का सवाल दिया जाएगा तो मैं अभी लगा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, स्कैनर का सवाल दिया जाएगा अभी लगा दूंगा। जैसे मतलब टेस्ट में किसी के 45 नंबर आ रहे हो, जब मैं स्कैनर से पेपर बनाऊं, बुक से पेपर बनाऊं, वो बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं वर्कबुक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वर्कबुक अगर कहोगे हमें कराने के लिए, हम करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। लगभग लगभग कॉस्ट की वर्कबुक शायद 150 बनने की है, 105 पन्ने की है। तो 105 पन्ने में मोटे मोटे कम से कम 100 सवाल तो होंगे ही होंगे, और ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कराने के लिए 7-8 दिन का समय तो चाहिए चाहिए, या फिर 2 दिन यहीं बैठाए रखे तुम्हें। सुबह आए, एक एक सवाल डिस्कस करते चले जाएं, जब वो खत्म हो जाए तो छुट्टी का समय होगा, मतलब आने का एक समय होगा निर्धारित कि 9 बजे सुबह आना है, जाने का कोई समय नहीं होगा। हम भी यहीं बैठेंगे, तुम भी यहीं बैठो, जब अब बुक खत्म हो जाए घर चले जाना, एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं। तो एक दिन अगर रिजर्व करना चाहते हो तो रिजर्व कर लो, बुक हम करा देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। इन कमजोर दिल के बच्चे इन सब चीजों से दूर रहें। समझ रहे हो, पता लगा बुक का सवाल तुम लगा नहीं पा रहे हो, जैसे इन्होंने खुद ही कहा है कि भाई बड़े कठिन सवाल दे रखे हैं। ठीक है, बड़े तगड़े सवाल दे रखे हैं, तो तगड़े वाले तो वही लगा पाएगा जो आसान वाले लगा लेता है। तो इसलिए सबके लिए वो एडवाइजेबल नहीं है, ये सोचो, क्योंकि देखो, बुक स्कैनर से आएगा कुल मिला के 70-75% पेपर, वर्कबुक से आएगा 10-15% पेपर, और 10-15% पेपर बाहर से आता है। तो क्या तुम खाली 10-15% से पास हो जाओगे? नहीं, पास कहाँ से होगे? जहां से मेजोरिटी पेपर बनेगा। पहले आपको बुक और स्कैनर पे फोकस करना है। जो बच्चे उस पर फोकस कर चुके हैं, लगा ले जाते हैं, उनको हम वर्कबुक करा देंगे, मतलब करा तो सबको ही देंगे, जो आना चाहे आ जाए, जो ना आना चाहे ना आए, जैसा मन करे। एक बार सब लोग करना चाहते हो सब लोग आ जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, एक बार देख लेना, जो तुम्हें लगे कि हाँ ठीक ठाक, उनको कर लेना, जो लगे कि बहुत ज्यादा खतरनाक, उनको छोड़ देना। तो ऐसा भी नहीं कि हर सवाल खतरनाक होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि 100 सवाल होंगे तो 20-30 ऐसे भी सवाल होंगे जो बुक के जैसे हैं, वो थोड़ी ना हम क्लास में बैठ के अब कराएंगे। तो कोई बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा वो लगवाया जा चुका है क्लास में, और उसको दोबारा करने का समय थोड़ी ना होगा। जो नए नए टाइप के सवाल होंगे, थोड़े अलग टाइप के सवाल होंगे, उनको क्लास में करा दिया जाए। ये कॉस्टिंग में भी कर सकते हैं, अकाउंट्स में भी कर सकते हैं, टैक्स में भी कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ये सब खत्म हो जाए तो बताना, करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अंत मार्क्स कहाँ तक रिवीजन हुआ अभी तक? एफए का नहीं हुआ है, बाकी सबका हो गया है। बाकी कर रहे हो, मतलब कुछ खत्म हुआ है कि कर ही रहे हो? कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मतलब हो गया है ठीक ठाक, या उसका एग्जाम लिया जाए तो ठीक है अपना कर लोगे? किसी में ऐसे हालात लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो वो देखो बेटा, चाहे जितना कोई बोल दे, सब्जेक्ट का जो फाइनलाइजेशन होता है वो एक एक करके ही होता है। समझ लो, एक दिन ऐसा नहीं आता कि चारों सब्जेक्ट एक टाइम पे आ जाए कि हाँ 4 बजे चारों सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं, ये कभी नहीं हो पाता। फाइनलाइजेशन दिमाग में जो होता है वो एक एक करके होता है कि हाँ मेरा कॉस अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, डीटी अभी चल रहा है, 2-4 दिन में डीटी भी बढ़िया तैयार हो जाएगा, फिर लॉ बढ़िया तैयार हो जाएगा, फिर कॉस बढ़िया तैयार हो जाएगी, ऐसे माहौल चलता है पढ़ाई में। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हों भली भांति, कि नहीं है? डीटी आईटी हो चुका है तुम्हारा, मतलब अच्छे से टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा। तो बाकी भी इसमें क्वांटिटी बढ़ाओ, डीटी आईटी एक हुआ है, और जल्दी जल्दी हफ्ते दर हफ्ते एक एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन करो उसमें।
तभी चीजें बढ़िया चलेंगी मस्त से। तुम्हारा अभिषेक बेटा कहाँ तक हुआ है, कैसा चल रहा है अभी तक माहौल? कोर्स कंप्लीट हो रहा है, मतलब WIP में हो, कहाँ तक पहुंचा है? एक है कोई 20% कहीं होगा तब भी कह रहा होगा कंप्लीट हो रहा है, एक है किसी का 80% हो चुका हो तब भी कहेगा कंप्लीट हो रहा है। तो WIP का हम वो जानना चाहते हैं कि किस परसेंटेज में रिकॉग्नाइज करें आपके WIP को, कहाँ तक, मतलब कितने परसेंट? 50-60% हो गया, मतलब आधा पकड़ लेते हैं। और बाकी सब्जेक्ट चालू, थोड़ी बची, थोड़ी हुई है, मतलब 25% मान लें। और लॉ और अकाउंट्स, हम्म, तो बेटा छोड़े रहने से काम थोड़ी ना होगा, समझ लो। 4 बच्चे, एक बच्चे तुम छोड़ दोगे, इससे कैसे काम चलेगा? बुढ़ापे में लतिया देगा वही बच्चा। अब बुढ़ापे का समय ही आ गया, जून में परीक्षा देनी, मई चल रहा है, बुढ़ापे समझो इस कोर्स का। तो ऐसे आप किसी को छोड़ के नहीं रख सकते। इंस्टीट्यूट ऐसी चॉइस थोड़ी ना दे रहा है कि बेटा 4 में से 3 सब्जेक्ट जो तुम्हें अच्छे लगे उनकी परीक्षा दे देना, या टॉप 3 में परसेंटेज निकाला जाएगा, जैसे 11th 12 में होता था टॉप 4 टॉप 5, पता नहीं क्या क्या बोलते थे तुम लोग, तो परसेंटेज निकालते ना टॉप 4 टॉप 5 में क्या करते थे, 5 सब्जेक्ट होते थे तो कहते, कुछ बच्चे कहते हैं ISST में हम टॉप 4 से परसेंटेज निकालते हैं। तो ऐसा यहाँ गेम थोड़ी ना होता है, यहाँ तो आपको चारों सब्जेक्ट में पास होना है। तो इन सब कोर्स में वो भी नहीं चलता है कि आप OBC हो, SC ST हो तो नंबर ज्यादा मिल जाए। यहाँ तो सबका बराबर वाला समाधान है, जैसा है वो सबके लिए वैसे ही पेपर आएगा। तो ऐसे बेटा सब्जेक्ट छोड़ने से काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारी जगह में कोई समझदार बच्चा होता या कोई और बच्चा होता, तो जो सब्जेक्ट उसका टफ वाला होता उसको तो पहले दिन से हाथ में लेके चलता कि भाई ये तो टफ सब्जेक्ट है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो इसमें भी लाने, मैं कितने भी हम कहते कम लिया हो लेकिन 40 की लकीर को तो पार ही करना पड़ेगा। तो लॉ कितना भी आपका अनफेवरेबल सब्जेक्ट है, कितना भी घटिया सब्जेक्ट है, कितनी भी थ्योरी है, याद करने वाला काम है, लेकिन 40 तो लाने ही पड़ेंगे तुम्हें। वो 40 लाने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो उस सब्जेक्ट को छोड़ कर बैठो जो तुम्हारा बुरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ना पढ़ने का मतलब ही है, जैसे इनका छोड़ने का मतलब क्या होगा कि लॉ इनको इतना मजा नहीं देती, समझ लो, तभी छोड़ के बैठे हैं। क्यों लॉ नहीं पढ़ रहे थे अभी तक, बताओ? मतलब क्यों, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ तो रीजन होगा ना एक का, कि मान लो हमारे पास चॉइस रखी है, 4 खाने रखे हुए हैं, 4 तरीके की सब्जी है, तो हम एक सब्जी क्यों नहीं खा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन उसका होगा, वैलिड वाला। वैलिड रीजन नहीं होता कि वो सब्जी हमको पसंद नहीं, लेकिन कंडीशन ये है जहां डिनर करने गए हो कि आपको प्लेट सारी साफ करनी, कुछ छोड़ नहीं सकते वरना पैसा तुम्हें देना पड़ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लागू होती है, भैया पास तो आपको चारों सब्जेक्ट पे होना है, तो किसी सब्जेक्ट के साथ ऐसा अनजस्टिस बिल्कुल ना करें। टेक्निकल एंगल बात किया जाता है कि आप सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हो, अनजस्टिस कर रहे हो। तो अनजस्टिस बिल्कुल इंस्टीट्यूट टॉलरेट नहीं करेगा। यहाँ तक कि MCQ भी किसी सब्जेक्ट के करने के लिए सही तरीके से आपको कम से कम पूरे सब्जेक्ट को 1-2 बार गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, वरना MCQ तक लॉ में सही नहीं हो पाएंगे अगर आपको सब्जेक्ट गो थ्रू कायदे से नहीं कर रखा है तो। 2 बार 3 बार आदमी गो थ्रू कर लेता है, याद भले कुछ ना हो, लेकिन अगर गो थ्रू भी कर रखा होता 2-3 बार तो कहीं ना कहीं जब सामने आता तो याद आ जाता है कि इसका ये वाला सही, उसका वाला सही, अपना टिक कर देते हैं। कुछ बच्चे लॉ में उनकी दिक्कत ये है कि वो लॉ को याद करने के चक्कर में पड़ते हैं, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। किसी भी सब्जेक्ट में याद नहीं किया जाता है, उसके पॉइंटर याद रखे जाते हैं, और कहानी में जो मेन मेन बिंदु होते हैं उनको दिमाग में बसाया जाता है। इस लाइन में ऐसा क्या है, मेन वाली बात बताओ, बस कहानी ना समझा हो जाता। वो मेन बात अगर दिमाग में रहती तो कहानी बना के आदमी लिख देता है आगे पीछे, इंग्लिश इंग्लिश तो मिला ही देता है। अब कोई लाइन बाई लाइन याद करने का प्रयास करेगा थोड़ी ना याद होता है। यही चीज टैक्स में होती है, यही चीज लॉ में होती है, यही चीज इनडायरेक्ट टैक्स में होती है। मेन मेन आदमी बातें याद रखता है तो काम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं,
अब मान लो कोई ये लॉ लिखी है, सपोज कर लो, लॉ ही है समझ लो एक तरीके से, छोटा सा दिखाते हैं 2 लाइन का तो समझ में आया आपको। बहुत बड़ा दिखाएंगे तो वैसे कहोगे इतना याद करने लगा काम है। अब मान लो ये पॉइंट है, एग्जाम्पल है ये, जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है 3 CEB की, 31 अक्टूबर तक सीए की रिपोर्ट होती है। अब कोई लाइन बाई लाइन याद करेगा तो ऐसे याद करेगा, एवरी पर्सन हुआ यही लाइन भूल जाएगा 4 बार, फिर कहेगा मुझे शुरुआत से याद नहीं आ रहा कि क्या लिखा था एवरी पर्सन। अब उसको कोई याद दिलाए एवरी पर्सन, तब आगे बोलेगा वो, कहता पहला वर्ड हमको याद नहीं आ रहा। तो ऐसे याद करोगे तो लफड़े तो इबे करेंगे। हम लोग कभी ऐसे याद नहीं करते, मेन मेन बात याद रखते हैं कि भैया जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे उनको इस फॉर्म में 3 CEB फॉर्म में 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक सीए की रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है। कोई पूछेगा तो भी यही बताएंगे, लिखना होगा यही लिख देंगे, उसमें आगे पीछे इंग्लिश जोड़ घटाना भी कर देंगे, कोई इसका नंबर तो नहीं कटेंगे। अब इवरी नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लिख दिया पर्सन हुआ है इंटर, तो मीनिंग तो वही लिख रहा निकल रहा। तो कोई बच्चे लाइन बाई लाइन याद करने के चक्कर में पढ़ते हैं तो उनको लॉ टफ लगती। तो कभी भी लाइन बाई लाइन याद करने के चक्कर में ना पढ़ो, जो मेन बात लिखी है वो याद करो, तो बाकी आगे पीछे कहानी बना के लिख दे, उसके कोई नंबर में नहीं होता। वो मेन बातें ढूंढेगा कि कौन सा फॉर्म लिखे हो तुम, यहाँ पे कौन से डेट डाले हो, रिपोर्ट किसकी लिखे हो, सीए की लिख दियो, सीएमए की लिख दियो, सीएस की लिख दियो, यही देती तो देखेगा ही मेनली। वो चीजें आपने सही लिखी होंगी तो ये सब इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता कि एवरी पर्सन हु हैड लगा दी, कोई हैज लगा दी, कोई इज लगा दी, उसके नंबर तो नहीं कटते एग्जाम में कि ग्रामर चेक कर रहा है वो। ग्रामर के या इंग्लिश के कोई नंबर नहीं होते, बातों के नंबर होते हैं। तथ्य सही लिखे होंगे तो नंबर मिलेंगे। तो इसलिए लॉ या इन सब चीजों को लाइन बाई लाइन रखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन बिंदु याद रखो भैया ये होता है, सीए की रिपोर्ट जाएगी इस तारीख से पहले जाएगी, इस फॉर्म नंबर में जाएगी, 3 ही बातें हैं, सीए की रिपोर्ट, ये फॉर्म नंबर और इस डेट से पहले, बस बात खत्म। 3 बातें याद होंगी लाइन बन जाएगी, नहीं बात याद होगी तो जब लॉ पढ़ो तो ऐसी बातें देखा करो क्या मेन बात है, वो याद रहेगी, उसको बोलते हैं पॉइंटर, क्या पॉइंट है इसके अंदर, तो याद रहेगा तो लाइन तो बनी जाएगी। और जो भी याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं इनमें आपको और मल्टीपल बार रिवीजन करना पड़ता है। जो सवाल लगाने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको तो 2-4 सवाल भी लगा लिए तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट दिमाग में होते हैं, लेकिन जो रटने वाले काम होते हैं वो जल्दी और भूलता है आदमी, क्योंकि उसकी तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। भाई अकाउंट के सवाल तो तुम लगा रहे हो तो प्रैक्टिस बनी हुई तुम्हारी, लॉ में कौन सा तुम लगा रहे हो, ना तुम पढ़ रहे हो ना तुम रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें भूलने के चांसेस तो और बढ़ जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ही बोला था कि लॉ 1-1.5 घंटे डेली आदमी घर पे पढ़ता रहे। अगर शुरुआत से 1 घंटे भी लॉ डेली पढ़ रहे होते तो आज ऐसे हालात ही ना होते, लॉ तुम्हें पूरी याद हो चुकी होती आज तक, ऐसा समझ लो। तो किसी चीज के पीछे पड़ जाओ एकदम सब याद हो जाता है। लोगों को रामायण याद है, लोगों को गीता याद है, लोगों को ग्रंथ याद है, कुरान याद है, बीरबल याद है, मुंह जबानी। तो कहीं वो लोग इंग्लैंड से थोड़ी ना आए हैं कि वहां पता लगा 2 GB वाले रैम लगा के आए दिमाग के अंदर, सबके पास उतना ही छोटा का दिमाग मिला है। बस जो जितनी मेहनत करता जा रहा है, कई बार पढ़ता जा रहा है, कई बार रिवाइज होता जा रहा है, उसके दिमाग में स्टोर होता चला जा रहा है, और तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग से सब गायब होता चला जा रहा है। वो आदमी कहता है कि भैया हमारी मेमोरी धीमी है। अब कोई थोड़ी भगवान से कहते हैं भाई मेमोरी कार्ड हमारा बदल दो, गलत मेमोरी कार्ड डाल के भेज दियो उनका। मेमोरी कार्ड शुरुआत में उतना ही मिला था आपको, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है याद कर करके, पढ़ाई कर करके। तो जिनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है उनको सब सही लगता है, जिनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी अभी तक, मतलब अभी तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 घंटा घर में बैठ के पढ़ते हैं, अब सोच रहे हैं मई में हम 8-10 घंटा पढ़ेंगे, गिर ही जाएंगे कुर्सी से।
धीमे धीमे कैपेसिटी अब तक बढ़ा लेनी चाहिए थी उनको, कि 2-3 घंटा पढ़ते थे इतना जनवरी में, फरवरी में 4-5 घंटा पढ़ना चालू करते, मार्च में 7-8 घंटा पढ़ना चालू करते, अप्रैल में 10-12 घंटा चालू करना। अब आजकल आदमी 15-16 घंटा ही पढ़ सकता था। वो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो इनकी नहीं पढ़ रहे हैं। जिनको पास होना है, जिनको मेहनत करना है, वो इस समय उनका ऐसा टेन्योर है कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं सब मिला के। तो कोचिंग वाला प्लस पर्सनल अपना जो पढ़ते हैं, सब मिला के 14-15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। अब वो सब बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन है कि कोई 15 घंटे डेली इन्वेस्ट कर रहा है पढ़ाई में, तो तुम वहाँ 3 घंटे में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ लड़ाई लड़ पाओगे उनसे? उनसे लड़ाई में तो हार ही जाओगे अल्टीमेटली। दिमाग सबका उतना ही है, दिमाग में किसी के पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग या कम दिमाग नहीं है। आदमी केवल अपने अंदर ही भावना रखता है कि यार हमको कुछ याद नहीं होता, मैं कहता हूँ मेहनत, लेकिन सब कुछ विफल हो जाता है। एक बार विफल होगा, 2 बार विफल होगा, 4 बार विफल होगा, तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। इस डर से अगर तुम बैठे रहोगे तो आज कोई काम ही ना कर पाते। आप मैंने चलना तक ना सीख पाते बचपन में। बचपन में जब आदमी लड़का चलना शुरू करता है तो 2-4 बार गिरता ही है। 2-4 क्या, 10-20-50 बार, 100 बार गिरते हैं बच्चे, फिर धीमे धीमे करके अपना पैर स्टैंड हो जाते, फिर अपना चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका बात थोड़ी ना कि चलना तुम्हें आ गया तो गिरोगे नहीं, कभी ठोकर लगेगी, कभी ध्यान नहीं दोगे, उबड़ खाबड़ हो जाएगा, पैर अंदर पड़ जाएगा, नाली में पड़ जाएगा, तब भी गिरोगे। कोई धक्का देगा तब गिरोगे। तो ऐसा तो नहीं कि गिरना, अगर गिरने का डर ही सताने लगा तो तुम घर से निकलोगे ही नहीं। जैसे हम सब लोग घर से निकल के आते हैं अपने स्कूटर से, कोई वाहन से आता है, तो एक्सीडेंट का खतरा तो रहता ही है भैया। रोड पे चल रहे हो तो क्या एक्सीडेंट के घर में बैठ जाए? एक बार एक्सीडेंट हो गया, घर से ही नहीं निकलेंगे, तब तो हो गया काम। ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस रिस्क से आप घर में नहीं बैठ सकते। कि तुम ये बात से नहीं बच सकते कि भैया हम पढ़ाई में कमजोर हैं, तो कमजोर हो तो सीएमए काहे कर रहे हो? बीए करो जाके, बीकॉम करो जाके। तो इस बात से इंस्टीट्यूट आपको नहीं पास कर देगा कि आपका दिमाग कमजोर है या आप एवरेज बच्चे हो। लड़ाई तो सबकी एक साथ है। तो परीक्षा ऐसी होती, जैसे कुछ स्कूल वाले ये सब करते हैं कांड, स्कूल में टेस्ट लेते हैं तो कैटेगरी बना देते हैं, मतलब 3 पेपर बनाएंगे टेस्ट के। जो तेज बच्चे हैं उनको कठिन पेपर देंगे, तो थोड़े मॉडरेट बच्चे उनको अलग पेपर देते हैं, और जो सबसे कमजोर बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा बढ़ जाए तो उनको हल्का हल्का पेपर बढ़ा देते हैं कि तुम भी बेटा पास हो जाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ तो पेपर सबका ऊक ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम भैया कमजोर हो तुमको इजी पेपर बना के देते हैं हम, और ये थोड़े तगड़े हैं पढ़ने में तो उनको कठिन पेपर ठोक दें। पेपर तो सबका साथ में ही आएगा। तो आप कमजोर हो तो अपनी पढ़ाई का स्तर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट अपने पेपर का लेवल थोड़ी कम करने वाला है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब उनका ये समझ के चलो कि अगर सही से उनको बीकॉम के पेपर दे दिया जाए तो बीकॉम के पेपर में फेल हो जाएंगे, इतना तुम समझ लो। इतना भी नहीं पढ़ रहे हैं कायदे से। तो ये तो भाई सीएमए है, यहाँ तो पेपर एकदम हवा नहीं लगने देगा। जैसे 1-2 बच्चे हैं टेस्ट देने नहीं आते हैं, लेकिन जो टेस्ट देने आता हो तो उसे पेपर मांगते हैं कि भाई पेपर भेजो जरा देखें क्या टेस्ट में दिया सर ने। अब पेपर देख के पेपर देना थोड़ी ना आ जाएगा आदमी को। तो कहावत है नहीं कि समुद्र का गहराई का पता उसी को लगेगा जो समुद्र में उतरेगा। ऊपर से पानी देख देख के कहाँ पता लग पाएगा कितना गहरा समुद्र है? जो पेपर देता है उसी को पता चलता है पेपर देने में क्या क्या हालात हो रहे हैं उसके साथ। खाली क्वेश्चन देखा अरे भाई तो वही वाला सवाल तो लगा ही देंगे, ऐसा उसको लगता है। जब लगाने बैठेगा तब पता चलता है कितना लगा पा रहे हो कितना नहीं लगा पा रहे हो। देखने में तो हर चीज बढ़िया लगती कि हाँ ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, करने बैठो तब पता चलता है। इसलिए टेस्ट लिया जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर घर में यही सवाल लगाते हैं लग जाता है, टेस्ट में लगाते हैं फेल हो जाते हैं, नहीं लग पाता, पता नहीं क्या है ऐसा। तो इसी बात को तो टेस्ट है कि घर में तुम क्या कर लेते हो उससे मतलब नहीं है, एग्जाम में तुम क्या कर पाओगे वो इंपॉर्टेंट है। अब घर में क्रिकेट खेलते रहो, रोज सेंचुरी मारते रहो, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, वहां मैच होगा, तो डिपेंड करेगा कि आप कितने रन बना रहे हो। घर में कौन देखने आ रहा है कि तुम रोज छक्का मारते हो, रोज गिलास तोड़ते हो, शीशे तोड़ते हो, दूसरों के नहीं तोड़ते हो? हमें क्या पता।
वो तो जिस मैच में सब लोग देख रहे होंगे, आप स्टेडियम में मैच खेल रहे होगे, बाकी लोग जनता बैठी होगी, तो उस समय जनता को चाहिए कि हाँ उस समय आप छक्के चौके मारो, विकेट विकेट लो, तो मजा आए लोगों को। तो टेस्ट से जो भी आप सीख लेते हो उनको आपको रेक्टिफाई करना होता है, करेक्शन करना होता है कि जो भी हमारी गलतियां हुई उनको सुधारेंगे, और आगे के टेस्ट में ऐसी गलतियां हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसी बात के लिए टेस्ट रखे जाते हैं। तो जिनकी भी पढ़ाई भाई बहुत ज्यादा बेकार चल रही हो, मतलब लग रहा हो कि यहाँ फेल ही हो जाएंगे, उनको तो अपना अटेम्प्ट दिसंबर में देना चाहिए। जबरदस्ती अटेम्प्ट खराब नहीं किया जाता। तो जब तुमको पहले ही पता है कि हमारा निकलेगा नहीं, किसी को अगर ऐसा आइडिया हो कि हाँ भाई जून में नहीं निकलने वाला है, तफरी करने जा रहे हो, तो तफरी करने मत जाओ, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो एक होप जाग जाती है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ भी गलती हो जाए इंस्टीट्यूट से और हमें पास कर दे, और इस सब गलती में 4 महीने आपके और घुस जाते हैं। फिर रिजल्ट का आदमी वेट करने लगता है ना। वेट का मतलब जानते हो क्या है, कि पढ़ नहीं रहा है वो। अब जो पढ़ी होगा वो और बर्बाद हो रहा है, भूल रहा है, और आगे भी पढ़ नहीं रहा है, उसकी पढ़ाई तो और डामाडोल हो जाती। इसलिए फॉरेन में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। फॉरेन में जानते हो कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया, एग्जामिनेशन फीस 15,000 रुपया। तो एग्जाम देने वही आदमी जाता है जिसको लगता है कि हाँ भैया 99% संभावना है पास होने की, तब वो एग्जाम फॉर्म भरता है, तब अपने 15,000 पे करता है। मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन अगर खराब भी होगा तो 1,000 फिर से दे देंगे, लंका तो 15,000 में लग रही है। यहाँ होता है उल्टा, रजिस्ट्रेशन में लग रहा है 23,000 24,000, और एग्जामिनेशन फीस है आदमी की 1,500 1,200 1,800। कैसा रहे, चलो फेल हो गए 1,800 फिर दे देंगे, और क्या आपत्ति, आप बता रहे 1,800 की चिंता मुझे है भी नहीं, वो तो तुम्हें देने, और टेक्निकली तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, 1,800 होते ही कितने हैं। चिंता मुझे वो 6 महीने की है जो तुम्हारे ना निकलने में बर्बाद हो रहे हैं। 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो, 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम पकड़ के चले तो 4 लाख रुपए होती है, मरे से मरे मरे तो 3 लाख रुपए। मतलब एक लद्दड़ बच्चा भी अगर सीएमए बन भी गया है किसी भी तरीके से लगड़ सगड़ करके, कैसे भी हल्का हल्का करके 200 नंबर के सीएमए बन गया है, उसको भी 6 लाख का तो इनकम होने ही जानी है, 6 लाख का तो पैकेज मिल ही जाना है, इतना मान के चलो। तो एक समझ लो कि मिनिमम सैलरी है 6 लाख रुपए। 1 साल के 6 लाख का मतलब क्या हो गया, 6 महीने के 3 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली वो 1,800 रुपए आपके एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जा रहे हैं 3,18,000। 3 लाख जो कमा नहीं पा रहे हो, और 1,800 तुमने दिए, 1 साल डिले हो गया तो 18,1800 करके 2 बार एग्जामिनेशन फीस आपने दी, और 6 लाख का आपका घाटा हुआ। ऐसा अगर 3-4 साल पिखड़ गए तो 24-25 लाख रुपए तो वैसे माइनस में चल रहे हो तुम। तो तुम्हें ये नहीं लगता है, तुम्हें लगता है अभी पैसे जा रहे होते 24 लाख रुपए, बहुत ज्यादा दर्द होता। अकाउंट्स में सिखाया जाता है, कॉस्टिंग में सिखाया जाता है, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, समझ रहे हो, पैसे का ना आना भी क्या होता है, पैसे का जाना होता है। कि पैसे नहीं आ रहे हैं तो मान लो पैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेसमैन कभी दुकान अपनी नहीं बंद करता, उसका लॉजिक जानते हो क्या होता है, कहता है एक तो साला आप दुकान बंद करेंगे तो जो हम 2,000 रुपये पर डे दुकान से कमाते हो 2,000 कमाई नहीं होगी, ऊपर से अगर दुकान हमने बंद किया तो बीवी बच्चे कहीं घुमाने ले चलो, कहीं मूवी देखने चलो, 2,000 और पिलवा देंगे भी ये लोग। तो उसको लगता है 4,000 का घाटा हुआ, 2,000 आया नहीं, ऊपर से 2,000 और गया, इसलिए कहता है चुपचाप दुकान खोलो, नए लोग कहेंगे, ना कहीं जाना होगा, अपना पैसा जो आ रहा अपना आता रहेगा। बीवी बच्चे कहते घूमने जाने के लिए तो उनको भेज देता है, जैसे जाओ ये 1,000 रुपए जाओ घूम रहे हैं क्या करना, फिर 2,000 तो कमा लेंगे, 1,000 खर्चा भी कर देंगे, कोई गम नहीं। ऐसे मेरा 4,000 का घाटा होता, दुकान बंद करते, तुमको घुमाने ले जाते 4,000, ऐसे 1,000 दे देगा, ये ऐसे घाटा नहीं हो रहा, तब भी हमारा 1,000 का नुकसान हो रहा है, वो भी आप 2,000 कमा लेंगे। तो ऐसा सबर कर लेंगे कि भाई डेली 2,000 कमाते, आज 1,000 कमाया, तो ऐसे 4,000 ऐसे 1,000, कितना सस्ते में छूट जाएगा आदमी। तो इसलिए बिजनेसमैन सोचता है जो भी हम अपना काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, डेली जुटा रहता है, डेली करता रहता है, सुबह जाके अपना चुपचाप दुकान खोल के बैठ गया,
चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए। देख लो कितनी दुकानें खुली रहती है, किसी दिन कस्टमर नहीं है, तुम्हें लगता होगा पता नहीं क्या करता रहता है, बैठा है भैया सुबह से लेकर शाम तक, कोई भी आ जाए, कुछ दो पैसे की इनकम हो जाए, इसी उम्मीद में, इसी लालच में जाके दुकान खोल के बैठा है। तो पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना होता है भाई। आप कहीं भी नौकरी करोगे, जहां भी नौकरी कर रहे होगे वहां बिजनेस हो रहा होगा। किसी घर में तो नहीं काम करने जाओगे कि हम तुम्हारे घर की देख रेख करेंगे, हमको देखना 2 लाख रुपए महीना, वो कहाँ दे पाएगा बड़ी गरीब आदमी। तो कहीं ना कहीं कोई व्यापार कर रहा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी होंगी जो तुम्हें हायर करेंगी, तो वहां भी तो बिजनेस ही हो रहा है। बिजनेस होगा, पैसा आएगा, तुम लोग को सैलरी बटेगी। बिजनेस खराब हो गया, कंपनी बंद हो जाएगी, सबको निकाल दिया नौकरी से, बात खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली व्यापार होगा तभी पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सब में बटेगा। तो सब सैलरी वालों को सैलरी मिलेगी, जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड करी होगी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, जो डायरेक्टर वायरेक्टर होंगे उनको सैलरी मिलेगी, जो ओनर होगा उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। सबका अपना बंटवारा होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये सब लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नाम का चैप्टर होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि सब चैप्टर फालतू में है, सबका अपना एक मतलब है। नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना, एक चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चैप्टर का नाम, कुछ किताब वाले खाली डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं और कुछ लोग लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो भी पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब में। जिसने जमीन दे रखी होगी उसको रेंट मिलेगा, जिसने कैपिटल दे रखी होगी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बस समझ लो, जो ओनर होते हैं उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है, एम्प्लॉइज लोग को सैलरी वेजेस मिलती है। सबका अपने एक तरीका होता है भाई। तो कुल मिला के बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, आखिरी 1 महीना सवा महीना मोटा मोटा बचा है, जिनके भी जून में एग्जाम लगे हैं, जी जान एकदम लड़ा दो कि भैया पास होकर दिखाना है, काम खत्म करना है, वरना ऐसे तो फिर एग्जाम होते रहेंगे और कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो जिसकी जैसी भैया पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाओ, और फटाफट अपना क्या करना है, पास होके आपको दिखाना है। चलो वापस आ जाते हैं और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक से एक मस्त सवाल है इसमें। कंसाइनमेंट जो चैप्टर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ज्वाइंट वेंचर की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए कंसाइनमेंट में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं इन कंपेयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ज्वाइंट वेंचर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 14-15 थे, ज्वाइंट वेंचर में 14-15 मिलेंगे आपको, इसमें है 28-29 सवाल। तो इसी रीजन की वजह से इसमें सवाल हमने ज़्यादा डाल रखे हैं कि ज़्यादा सवाल लगाओगे ज़्यादा बेहतर फील करोगे। चलो 24वां सवाल पढ़ो, फटाफट कराया जाता है। थोड़ा पढ़ लिया। इनवाइस प्राइस वाला सवाल है, अगर देख पा रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे सवाल कैसा है बेटा, इनवाइस प्राइस वाला सवाल है। तो 1,32,000 कॉस्ट है सामान की, जिसको भेजा गया किस पे, कॉस्ट प्लस 20% पे। तो कॉस्ट 1,32,000 पता है, 20% ऐड कर लो, तो उसकी क्या आ जाएगी, इनवाइस प्राइस आ जाएगी, इनवाइस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आपको गुड सेंट लिखना है, लेकिन उसकी इनवाइस वैल्यू, तो 1,32,000
में आप क्या करोगे, 20% जोड़ दो, 1,58,400। लोडिंग कितनी आ गई उसको इधर लिख दोगे गुड सेंड के नाम पे, कितनी डिफरेंस निकाल लो, 1,32 तो 1,58,400 का। लोडिंग का मतलब ही होता है इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। बहुत बढ़िया। इसमें श्री जी ने, मतलब जो कंसाइनर है, उसने खर्चे पे किए हैं, खर्चे किए हैं 4,000 रुपए। कंसाइनी ने 2,000 रुपए खर्चे किए स्टैब्लिशमेंट के, और बाकी 5% कमीशन दी है। ठीक है। श्री एच ने, श्री एच जो कंसाइनर है, नहीं कंसाइनी है, उन्होंने कुछ और भी खर्चे करे। तो कंसाइनी यानी श्री एच 1,000 का गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब उसी में है 1,000 में। तो गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस तो हो गया क्या, रिकरिंग खर्चा। और 2,000 रुपये स्टैब्लिशमेंट भी क्या हो गया, रिकरिंग खर्चा। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये जो सामान अमान भेजा गया है वो भेजा गया है 1 जनवरी को, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हैं 31 मार्च, मतलब जो सौदा है वो 3 महीने का है कुल मिलाकर, हिसाब किताब 3 महीने का सेट हो रहा है। ठीक है। तो ये 2,000 रुपये पर एनम लिखे हैं, तो हमें 3 महीने की निकाल के लिखने पड़ेंगे, तो जो आएंगे 500 रुपये। इसके 500 हो गए और इसके 1,000 हो गए। इसी में हल्का सा कोई परिणाम ना देखे चूक जाए तो कांड हो गया उसके साथ। तो रिकरिंग खर्चे हो गए 1,500 रुपये, प्लस कमीशन जो सेल होगी उसका 5%, पहले सेल लिख लेते हैं। श्री एच से अकाउंट, सेल में गेहूं क्या कह रहा 3/4 माल बिका है, कॉस्ट पे 33 1/3% प्रॉफिट लेके। तो पहले आप कॉस्ट निकालोगे 3/4 की, टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी है 1,32। तो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट निकालो, और इसमें आपको क्या जोड़ना है 33 1/3% और ऐड कर दो। कितने रुपए में सेल होगी, आधी नगद सेल हो रही है, आधी उधार सेल हो रही है। सेल तो मैं यहीं लिखनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1,32,000, तो सेल जो निकल के आई वो 1,32,000 रुपए की निकल के आई। कोई समस्या बेटा यहाँ तक, बहुत बढ़िया। बैलेंस स्टॉक जो है वो फॉर्मा इनवाइस पे वैल्यू किया गया है, तो अब निकालना पड़ेगा कंसाइनमेंट स्टॉक। अब यहाँ देखो प्रोपोर्शन वाइज गेम चल रहा है, तो वहां वो स्टेबल भी नहीं बना पाओगे, तो सीधा क्या करना होगा, टोटल की इनवाइस वैल्यू ले लो प्लस कंसाइन के खर्चे जोड़ लो, और कंसाइनी का अगर नॉन रिकरिंग होते वो भी जोड़ लेते हैं, और जो माल बच गया है उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें तो काम और आसान हो जाता है आपका। कितना आया 40,40,600 बताया जा रहा है। और इसमें जो लोडिंग हो इधर लिख दो स्टॉक रिजर्व के नाम पे। किसकी लोडिंग कैसे निकालोगे, टोटल गुड्स की लोडिंग कितनी है 26,400, लोडिंग 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 26,400। तो सारे गुड्स की लोडिंग 26,400 है, और चौथाई माल बचा है 1/4। 1/4 की लोडिंग कितनी हो गई 6600। कमीशन निकालो, कमीशन 1,32,000 रुपए का 5%, तो ये आ जाएगा बाहर कितना 8,100 रुपए। ठीक है, चलो बैड डेट्स भी हैं लेकिन लिखे जाएंगे नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा, इस सवाल में डेल क्रेडिट नहीं है तो बैड डेट्स भी लिखे जाएंगे, तो बैड डेट्स भी लिख देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही भाई। यहाँ पे बीडी यानी बैड डेट्स हो रहे हैं। एक कस्टमर जिन्होंने 10,000 रुपए का माल खरीदा था वो अनट्रेसेबल है, मिल ही नहीं पा रहा आदमी, तो मतलब बैड डेट्स हो गए। तो ये हो गया 18,100 रुपए। चलिए प्लस माइनस करिए और प्रॉफिट बताइए कितना निकल गया है। 11,900।
कंसाइनी अकाउंट बनाना चाहो तो कंसाइनी अकाउंट भी बना सकते हो। 1,32,000 क्रॉस पोस्ट करके यहाँ आ जाएंगे। टू कंसाइनमेंट अकाउंट में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट में 18,100 आ जाएंगे। कोई एडवांस वगैरह दिया गया था क्या? एनी एडवांस नहीं है, कोई बात नहीं, तो निकाल लो भैया जो आप रेमिटेंस करोगे बैंक अकाउंट में, फाइनल रेमिटेंस या फाइनल सेटलमेंट, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। कितना निकला सेटलमेंट का पैसा? 1,13,900। ठीक है, जो नोट कर डालो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी था, यानी कि 24। अगर बिल्कुल नहीं नोट किया तो छोड़ दो, फोटो भेजेंगे घर पे नोट करना। काम खत्म करते हैं। 500, ये 2,000 का 3 महीने का। ठीक है, किसी को अगर 500 समझ में ना आए तो ऐसे लिख लेगा 2,000 इंटू 3/12, ये करके 500 निकाले गए। 2,000 सालाना खर्चे हैं, जबकि अकाउंट आप 3 महीने के बना रहे हो तो 2,000 नहीं लिख सकते, उसको 3 महीने पे निकालना पड़ेगा, जो कि 500 रुपये निकल के आएंगे। चलो और सवाल करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा 45,000 रुपए की कॉस्टिंग का सामान भेजा गया है 33 1/3% लोडिंग ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा गुड्स सेंड। 45,000 में 33 1/3% ऐड करना है। ऐड करोगे तो आ जाएगा 60,000। 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है 1/3, तो 1/3 निकाल के ऐड कर लो। और जो इसकी लोडिंग हो गई है वो यहाँ लिख दी जाएगी गुड सेंट में लोडिंग के नाम पे, जो कि कितना हो गया आपका 15,000 रुपये। और जो कंसाइनर हैं इन्होंने 300 रुपये और 1,200 रुपये खर्चा किया है, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 1,500 रुपये। फिर 5,000 की कॉस्टिंग का माल डिस्ट्रॉय हुआ है, कहाँ पे? ट्रांजिट में। अब इस सवाल की एक गहरी प्रॉब्लम है, क्या? क्वांटिटी नहीं दे रखी सवाल में। क्वांटिटी अगर दे रखी होती तो आप क्या कर लेते? बना लेते हो क्वांटिटी अमाउंट वाला उससे। तो फिर दो तरीके हैं, या तो आप क्वांटिटी एज्यूम करो, उससे सवाल चलाओ, ठीक है, और या फिर एक दूसरा नियम समझो जिससे आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाओ। तो अगर क्वांटिटी नहीं पता होती है तो आप दूसरे नियम कानून के आधार पे निकाल सकते हो किसकी? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। वो नियम कानून लिखवा रहे हैं, तो नोट्स खोलो और हेडिंग डालो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस है वो लिखोगे आप। अब अगर कॉस्ट प्राइस मेथड चल रहा होता है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इनवाइस प्राइस मेथड चल रहा हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनवाइस प्राइस लिखते हैं। इसलिए स्लैश करके लिखा है सीपी आईपी, जिससे दोनों मेथड में आप ये चीज अप्लाई करा पाओ। कॉस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड प्लस ऐड करते हो प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। और इस मेथड से मतलब इस तरीके से आप स्टॉक उन सवालों में निकाल सकते हो जिनमें क्वांटिटी दे रखी थी, समझ लो, जिनमें क्वांटिटी दे रखी थी उनमें भी आप कैलकुलेशन अगर इस तरीके से करना चाहो तो उनमें भी इस तरीके से तुम सवाल लगा सकते हो। तो क्वांटिटी दे रखी होती तो वो बढ़िया लगता, वो अलग लगा लेते, क्वांटिटी नहीं दे रखी होती तो इस तरीके से आपको आना पड़ता है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, अब ये दे नहीं रखे होते हैं, ये हमें क्या करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो माल बचा है उसके कितने खर्चे हुए। जैसे मान लो 100 रुपए खर्चा करके 100 क्वांटिटी भेजी गई, बची तो 20 है ना, तो उस 100 रुपए में जो गुड्स अनसोल्ड बचे हैं उनका खर्चा कितना था। ठीक है, तो प्रपोर्शन का मतलब उस प्रपोर्शन का लिखा लो। जैसे मान लो होटल में 4 लोग खाने गए, या होटल में मान लो 400 लोग खाने जा रहे हैं, तुम्हें मिला के बहुत लोग खाने आ रहे हैं, तो क्या सारे खर्चे तुम ही से वसूल ले क्या, जितना तुम खाते पीते हो उसका तुमसे पैसा लेता है, पूरा अगर जितना बनाइस होगा उसका पैसा लेने का तुम लुट जाओगे। तो वही प्रपोर्शन, जितना प्रपोर्शन आप कंज्यूम करते हो उतने प्रपोर्शन का आपसे पैसा लिया जाता है। आपने 2 रोटी खाई तो आपका 2 रोटी का पैसा मिलेगा, इन्होंने 4 हो की तो उनको 4 का पैसा देना पड़ेगा, ऐसे चलता है सिद्धांत। तो प्रपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ले लोगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के क्या ले लेने हैं, खर्चे ले लेने हैं, डिवाइड करना है किससे, देखो क्या लिखना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ना पता हो कॉस्ट प्राइस ले लेना, कॉस्ट प्राइस ना पता हो इनवाइस प्राइस ले लेना, किससे, किसकी, जो माल भेजा गया है फिर क्वांटिटी या कॉस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस, और इनटू करना है क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड, जो माल बचा है उसकी क्या है। बस ध्यान ये रखना होता है, क्वांटिटी लिखोगे तो इन दोनों जगह क्वांटिटी क्वांटिटी लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे दोनों जगह क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, और इनवाइस प्राइस लिखा तो दोनों जगह क्या लिखोगे, इनवाइस प्राइस लिखोगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि टोटल गुड्स में से कितना गुड्स बच गया है उसका प्रपोर्शन। तो इस तरीके से लगा के अमाउंट निकलता है और यहाँ हम लोग लिखते हैं। अगला, प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इसमें आप नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेते हो किसके, कंसाइनी के। लेकिन दोनों जगह में एक भेदभाव है, देखो क्या है, जहां लिखा हमने यहाँ सेंड लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, रिसीव का मतलब जो ट्रांजिट में लॉस हो गया उसको इग्नोर करो। उसके बाद 100 गुड्स भेजे गए, 2 ट्रांजिट में टूट गए, तो यहाँ 98 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, क्योंकि ये खर्चा ही करेगा जो माल इसको मिलेगा, जिसका प्रोपोर्शन उस तरीके से निकाला जाता है। ये निकालने के बाद इनको कर लेंगे एड ऑन और ये आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू।
क्या आ जाएगी आपकी? वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, जो भी नाम इसको देना चाहो आप। ये तरीका होता है जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाते हैं जब क्वांटिटी सवाल में नहीं दे रखी होती है तो। ठीक है, क्वांटिटी वाले में तो दो तरीके हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी ना दे रखी हो तो यही तरीका अपने पास बचा, इस तरीके से निकाल दो। लिख लो बेटा फटाफट, फिर आगे कराएं। लिख लिया? पढ़ा दे इसको। फिर लिखो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब क्या लिखा है हमने? वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांसिट, या पहले इन गो डाउन वाला लिखो, ट्रांसिट वाला बाद में लिखेंगे। इन गो डाउन एकदम ऐसा ही निकलेगा, बस क्या चेंजेस है वो दिमाग में बसा लो। कॉस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस लिखेंगे किसकी? जो गुड्स लॉस्ट हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है उनका। फिर क्या ऐड करेंगे? प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एकदम इसी तरीके से सब कुछ ऐसा ही रहेगा। वहां गुड्स अनसोल्ड जहां जहां लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे? गुड्स लॉस्ट, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। इतनी मस्त सी बात हो गई है, नोट कर डालो फटाफट।
बेटा हटा दें, हो गया। अगला लिखो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अगला लिखना है। ये वाला कंप्लीट हो जाए बताना, इसको हटाना पड़ेगा। हो गया बेटा कंप्लीट। ये वाला ट्रांजिट वाले में कुछ नहीं होता, फिर रास्ते में माल नष्ट हुआ है तो फिर कंसाइनी ने उस माल पे कोई खर्चे नहीं किए होंगे, ये आंसर आ जाता है। एक और बना लो, ये ट्रांजिट वाला हो गया। ट्रांजिट वाले में क्या होता है, निकाला वैसे ही जाता है, बस उसमें कंसाइनी खर्चे नहीं ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि उस माल पे कंसाइनी ने खर्चा किया ही कहाँ होगा, वो तो रास्ते में ही नष्ट हो गया, इसलिए उसमें कंसाइनी खर्चे नहीं जोड़ते हैं। तो जो स्टेटमेंट आपने बनाया था उसका क्या ड्रॉबैक है, क्वांटिटी वाला बनाते थे। ड्रॉबैक क्या है कि जब क्वांटिटी नहीं होती तो वो चीज अप्लाई आप नहीं करा पाते। ऐसे इसका भी अभी ड्रॉबैक है, बताएंगे आगे चल के। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ये भी नहीं लगता है, फिर एक और तरीका आएगा, वो समझेंगे। तरीके 50 हैं। लिख लिया बेटा। अब ये नहीं कि हम वर्किंग नोट इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे, सब एक ही बार में कर देंगे, देखना भी होगा। प्लस कर करके अपना निकाल देंगे, एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला ऐसे लगता है। तो वापस आगे बेटा यहाँ पे सवाल में हम लोग, तो गुड सेंड कर दिया था जिसकी इनवाइस प्राइस निकल रही थी 60,000 रुपए। लोडिंग बाई साइड लिख दिया था। यहाँ पे कुछ माल डिस्ट्रॉय हुआ है, कहाँ पे, ट्रांजिट में, तो बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट वैल्यू अभी निकालेंगे, लिखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद 2/3 माल बिक गया है, बचा तो अब भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक तो निकलेगा ही निकलेगा, तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करो, सेल्स भी लिख देना है, ऐसा क्या है, कह रहे सेल्स नहीं लिखा सर आपने, तो सेल्स लिख दे रहे हैं। कुरेसी सेल्स, तो कुरेसीज अकाउंट खर्चे। तो सेल में 2/3 माल बिक गया है, ठीक है। कितने में बिका है, कह रहा 2/3 माल बिका है, कितने में बिका है वो सवाल में नहीं दे रखा है, ठीक है। कह रहा कितने में बिका है वो सवाल में नहीं दे रखा, तो उसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 2/3 माल कितने में बिका। कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेल भी निकालनी पड़ेगी, निकाल के लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे अगर इनके खर्चे की बात देखें तो 40 रुपए, पहली बात तो यहाँ पे प्रिंट है 40 नहीं 240 है, सही करो उसको। तो उन्होंने नॉन रिकरिंग खर्चे किए हैं 240 रुपए के, रिकरिंग एक्सपेंसेस किए हैं 600 रुपए के, और प्लस कमीशन आ जाएगा। कमीशन आ जाएगा तो जोड़ कर लिख देंगे, क्योंकि सवाल इनवाइस प्राइस का है तो स्टॉक में स्टॉक रिजर्व भी निकलेगा, की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। और जो एब नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें भी स्टॉक रिजर्व निकलेगा, और उसकी वैल्यू यहाँ निकाल कर लिखेंगे। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मेट अपना डिजाइन हो चुका है, इतनी ही चीजें इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग को ठूसनी है, लिखनी है। यहाँ तक समझ गए? अब इधर देखो बहुत ही ध्यान से, ये कॉस्ट प्राइस है, ये इनवाइस प्राइस है। जो माल आपने सेंड किया था उसकी कॉस्ट प्राइस 45,000 थी और इनवाइस प्राइस कितनी थी? 60,000। ठीक है, पहले इसमें से कुछ माल गोडाउन में नष्ट हुआ है, तो मैं क्वांटिटी क्वांटिटी अलग कर रहा हूँ। मतलब क्वांटिटी क्या, ये पता लगाना चाह रहा हूँ कि जो 2/3 माल बिका है उसकी इनवाइस प्राइस क्या होगी। तो इसमें क्या हो गया है, पहले लॉस हो गया है कहाँ पे, उसमें कॉस्ट प्राइस आपको 5,000 लिखी है, लॉस जो हुआ है वो क्या हुआ है, 5,000 की कॉस्ट का माल नष्ट हुआ है। तो कॉस्ट में 5,000 घटाओगे, अगर इसकी भी हम इनवाइस वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आएगी, इसमें बस 33% जोड़ना है तुमको। इनवाइस प्राइस कैसे निकल रहा था, कॉस्ट में 33 1/3 ऐड करने में। तो इस 5,000 में अगर 33 1/3% जोड़ दोगे तो इसकी इनवाइस वैल्यू आ जाएगी 6,600। बहुत बढ़िया, ये माल इनको रिसीव हुआ होगा, माइनस करो। ठीक है, जितना रिसीव हुआ है इसका 2/3 बिक गया है। रिसीव का 2/3 बिक रहा, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, 2/3 ऑफ द, तो इसका 2/3 बिका है तो सोल्ड हुआ है 2/3, इसका 2/3 निकाल लोगे, और अनसोल्ड हुआ है इसका 1/3 रिसीव का, इसका 2/3 निकालो 26,667, इसका 1/3 निकालोगे 13,333, 53,333 का 2/3 निकालो और 1/3 निकालो 35,555 या 56, 55 आ रहा, 55 लिखेंगे, और इसका 17,778। अब इधर देखना, जो माल अनसोल्ड हो गया है इसकी लोडिंग तुम्हें यहीं से पता चल जाएगी। जो माल बचा है इसकी इनवाइस प्राइस कितनी है 17,000, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो इनकी लोडिंग नहीं पता चल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग शामिल, यही तो होता है लोडिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो इसकी लोडिंग आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ये आ चुका है 17,778 माइनस 13,333, कितना 4,400। इसी तरह जो माल नष्ट हुआ है उनकी इनवाइस प्राइस है 6,667 और कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपए, तो इसकी लोडिंग भी आ जाएगी 1,667 रुपए। कोई समस्या? तो लोडिंग निकालने में काफी हेल्प मिल गई है इससे, आपका काम। अब इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू। पहले हम निकाल रहे हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू जो ट्रांजिट में हुआ है। जो अभी फॉर्मेट आपने बनाया था वो खोल लो। एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट वाले में लिखाया हमने क्या पहले कि गुड्स लॉस की क्या लिखोगे, अगर आईपी मेथड चल रहा हो तो आईपी लिखना है, सीपी मेथड चल रहा हो तो सीपी लिखना। तो यहाँ क्या चल रहा है आईपी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आईपी ऑफ गुड्स
लॉस्ट प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो जो गुड्स लॉस्ट हुआ है उसकी आईपी तो यहां से पता ही चल जाएगी, 6,667 रुपया, और प्लस इसका खर्चा निकाल के और जोड़ना है। तो कंसाइनर के इस सवाल में कितने खर्चा हुए थे? कंसाइनर के 1500, तो कंसाइनर का खर्चा है 1500 डिवाइड बाय, अब देखो दोनों चीजें पता है, चाहे आप गुड्स सेंड के नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना तो अनसोल्ड की भी कॉस्ट प्राइस लिखनी पड़ेगी, या फिर गुड्स सेंड की क्या लिखोगे, इनवाइस वैल्यू, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, इनवाइस वैल्यू लिखना पड़ेगा अनसोल्ड का। कॉस्ट लिखोगे तो दोनों जगह कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे दोनों जगह कॉस्ट प्राइस लिखोगे, इस बात का ध्यान रखें। यहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इनवाइस प्राइस मेथड में यहां तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनवाइस प्राइस। फॉर्मूला वही है, बस लंबा लंबा लगा दिया है। कितना आ गया? 7,000। 7,000 तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, ये ठीक लग रहा है। 6,834 सही लग रहा है, तो यहां लिखेंगे 6,834 रुपए। सेल में चूंकि सवाल में दे नहीं रखा है कि सेल किस पे हुई है, तो यहां इस सवाल में ये जूम किया जा रहा है कि इनवाइस प्राइस पे सेल हुई, तो सेल में कितना लिख दोगे, ये 35,555 रुपए, तो यहां सेल में आ जाएगा 35,555 रुपया। अब निकालनी है हमें क्या, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू। इसका फॉर्मूला अगर देखो तो क्या लिखवाया था, जो गुड्स अनसोल्ड हो गया उसकी इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड ना, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कैसे लिखाएंगे, कंसाइनर के खर्चे डिवाइड बाई इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट डिवाइड बाई इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट खर्चा। तो नॉन रिकरिंग कितने खर्चे हुए हैं, तो नॉन रिकरिंग खर्चे 240 डिवाइड बाई गुड्स रिसीव बाई कंसाइनी का इनवाइस प्राइस, यानी 53,333 इंटू गुड्स अनसोल्ड का इनवाइस प्राइस। फॉर्मूला वही है, बस ऐसे लंबा लंबा करके लिख दिया, इससे ज्यादा जगह ना घेरे और आपको ना लगे कि वर्किंग नोट 4 पन्ने बनाने पड़ गए। ठीक है, चलिए बताइए कितना आया निकल के। जो फॉर्मूले में लिखवाया है वही यहां अप्लाई किया, 18,302 रुपए, तो ये आ रहा है 18,302 रुपए, यहां लिखेंगे 18,302 रुपए। प्लस माइनस करिए, प्लस माइनस अभी ना करिए, पहले कमीशन निकालिए। 35,555 रुपए में कमीशन निकालो 7.5%, 5% है नॉर्मल कमीशन और 2.5%, ये थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है 1/2%, 2.5%, तो मतलब 7.5% हो जाएगा। तो टोटल 7.5% का कमीशन निकाल दो सेल पे, 2,667 में 840 और जोड़ दो, प्लस माइनस करो, प्रॉफिट बताओ कितना निकल के आया, प्लस करिए माइनस करिए, प्रॉफिट बताइए। 7,573, 72, 73 जो भी आ रहा होगा वो लिख दो। समझ गए? चलिए नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से नहीं नोट किया वरना कहो तो फोटो शेयर कर दे। क्या नोट करोगे, फोटो भेज दे, फोटो भेज दे, क्या कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारा, अब देखो जो क्वांटिटी अमाउंट वाला था वो आपने 10-15 सवाल में अप्लाई कर लिया है, तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया है। तो ये वाला तो अभी आपने पहले सवाल से अप्लाई किया है, तो अभी दिमाग में याद नहीं हुआ होगा,
दो चार 10 सवाल में धीमे धीमे अप्लाई करोगे, अपने आप ये भी मामला सेट हो जाएगा। समझ लो? तो आज घर जाके तुम्हें जानते हो क्या करना है, उन सारे सवाल जो आप पहले लगा चुके हो जिनमें भी क्लोजिंग स्टॉक था, उन सारे सवालों में क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फिर से रिकैलकुलेट करनी रफ में, इस मेथड के आधार पर। तो इससे ये चीज क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, फिर आगे की टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या करना है, दो चार पांच सवाल जो पहले लगा चुके हो, जिनमें क्लोजिंग स्टॉक था, जिनकी वैल्यू आपने क्वांटिटी स्टॉक के तरीके से निकाली थी, वही सवाल इन मेथड के हिसाब से स्टॉक वैल्यू निकाल के घर पे चेक करना है। तो देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस मेथड या इस तरीके से स्टॉक या एबनॉर्मल लॉस निकालने में एक गड़बड़ होती है, ये उन सवालों में अप्लाई नहीं हो पाता है जिन सवालों में नॉर्मल लॉस होता है। इसका भी अपना एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जब अगर सवाल में क्या हो जाएगा, तो ये भी साथ छोड़ देगा, ये भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवा पाएगा सही से। तो उसके लिए क्या विकल्प है वो बताएंगे कल। तो अभी उन सवालों से दूर रहना, ठीक है, जिनमें मतलब घर में जाके वो सवाल तुम्हें ट्राई करने हैं कल वाले परसों वाले जिनमें नॉर्मल लॉस ना हो और क्लोजिंग स्टॉक हो। तो उन सवालों को इस तरीके से आप लगा के एक बार चेक कर लोगे कि मेथड आपको दिमाग में सेट हो गया है या सेट नहीं हुआ है। इतना लगाओ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी सवाल बचे हैं इसके सब कल कराए जाएंगे। कल है संडे, आराम से खेलेंगे, सारे सवाल कराएंगे। जितने भी इसके बच्चे कुछ सवाल हैं सब कल कराए जाएंगे। कल इस चैप्टर का एकदम परम ज्ञान मिलेगा, एकदम आखिर वाला।